स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शॉर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट सुखदेव कंबोज और बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है विद्युत। अगर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर विद्युत चैप्टर आना ही आना है, अगर आपका जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है तो जनरल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के अंडर में आने वाला विद्युत, इस पे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पे। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? तो दोस्तों जब ये आवेश का सिलसिला चालू हुआ था तो ये शुरू हुआ था कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या हो जाती हैं, चीज़ें आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, अब आवेशित होना एक प्रक्रिया है जिसमें या तो चीज़ें क्या होंगी, धनावेशित होंगी या क्या होंगी, ऋणावेशित होंगी। ये दो ही तरीके के आवेश आने वाले हैं, या चीज़ धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। हमारे क्वेश्चन में अंदर क्या पूछ रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? तो आंसर रहेगा हमारा दोस्तों धनावेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ धनावेशित क्यों हो जाती है? क्योंकि कांच की छड़ क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये बेसिक दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। आगे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ होता है? तो एक जो आपका, अगर आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा तो एक खोखले गोले वाला जो उसको आवेशित किया जाता है, तो वो वाला प्रयोग आगे में जरूर पढ़ा होगा। खोखले गोले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण जितना भी धनावेश है, ऋणावेश है, जितना भी आवेश है वो क्या हो जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है, बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। तो इससे इस बात से उन्होंने सिद्ध किया था कि किसी भी आवेशित चालक को या किसी ऐसा चालक जिसको आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण जो आवेश है वो उसके कहाँ आ जाता है, बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दो विद्युत आवेशों में लगने वाला बल, तो दोस्तों बल जो है कौन सा है, कूलाम का नियम है, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन कूलाम के नियम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसमें काफ़ी अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, Q1 Q2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि कूलाम ने नियम दिया था तो इसलिए Q से इसको डिनोट किया जाता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आवेश को, और ये इनके बीच की क्या है, दूरी है, और दूरी को मैं नाप रहा हूँ R में। ठीक है, वो क्या कहता है, अगर दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो आवेशों के बीच में या तो लगेगा आकर्षण बल या लगेगा प्रतिकर्षण बल, और दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के वो समानुपाती होगा। अब इसके अंदर क्या बल लगेगा, एक F नाम का बल लग रहा है। अब वो क्या कह रहा है, जो आपका कूलाम का नियम कहता है ये जो बल लगने वाला है आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। और इसके लिए मैं दो नियम देता हूँ। कौन कौन से नियम देता हूँ? कहता कि ये बल जो होगा समानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के। नंबर एक बात, तो उसने यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब बात करेंगे सीधे बल की। तो बल के लिए उसने क्या नियम दिए, दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी, समानुपाती होगा। वो लगने वाला बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, या अनुक्रमानुपाती भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसके अलावा एक बात और बताई उसने कि ये जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ही कूलाम का नियम है। तो कूलाम के दो नियम हैं, दो स्टेप उसने बताए थे कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है यानी समान आवेश हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण लगने वाला है। ठीक है, तो लेकिन वो कहता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, और वो बल की व्याख्या उसने की थी कि वो बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये नियम किसने दिया था, कूलाम ने। तो यही बात है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है, कूलाम के नियम से। इसमें हमने विस्तार से इसलिए चर्चा की क्योंकि इसके क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। देखिए अगला ही क्वेश्चन इससे संबंधित है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए। अब दूरी को आधा कर दिया, जो हमने यहाँ पे दूरी क्या मानी थी, R मानी थी ना। अब R को क्या कर दिया जाए कि R/2 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसमें लगने वाला बल क्या हो जाएगा। बल हमने देखा था, बल क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, 1/r²।
यही होता है। अब r की जगह मैं क्या पुट करूंगा, r/2 पुट कर देता हूं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो यानी r² हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा और 4 ऊपर पलट के चला जाएगा, तो यानी इस स्थिति में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और f क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या पता लग जाएगा यहाँ से कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस नियम से जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे, समान आवेशों में क्या होता है। मैं अभी आपको बता चुका कि समान आवेश हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उसके बीच में क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। जबकि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि समान आवेशों के अंदर क्या लगाएगा, समान आवेशों के अंदर क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा प्रतिकर्षण। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनॉइड की छड़ क्या हो जाती है। एबोनॉइड की छड़ जो दोस्तों हो जाती है ऋणावेशित। ऋणावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि बिल्ली की खाल से, मान लीजिए ये क्या है, छड़ है और ये क्या है, खाल है, तो ये बिल्ली की खाल से क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण कर लेती है छड़, तो ये छड़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, जबकि बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी वो क्या हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएंगी, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगी वो क्या करेंगी, धनावेशित हो जाएंगी। तो एबोनॉइड की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इतनी बातें कर ली हमने। अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वस्तुओं को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं के अंदर आवेश जब आता है या कोई सी में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो किसके कारण आता है, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही आता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं उसमें नेगेटिव आ जाता है, जो छोड़ देते हैं उसमें पॉजिटिव आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। आप कार में जा रहे हैं तो यदि आसमान से बिजली गिर जाती है तो कारों की खिड़कियों को आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आवेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विद्युत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 9वें नंबर पे आ जाते हैं। 9वां नंबर डिस्कस करते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये कौन सा नियम है, अभी अभी आपने डिस्कस किया है, ये कौन सा नियम है, कूलाम का नियम है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया गया कार्य है। तो ये वाली परिभाषा किसकी है, विभवांतर की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विभवांतर की क्या परिभाषा है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका विभवांतर कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ विद्युत की अगर सुचालक है तो वो दो ही कारणों से हो सकती है। ठीक है, दो ही कारण है। पहला मेन रीज़न क्या है, उसमें क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका पेयर नहीं बना हुआ, युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, या यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो एक रीजन तो ये हो सकता है कोई विद्युत का सुचालक हो। दूसरा क्या हो सकता है, अर्धचालकों की स्थिति के अंदर उनके क्या होना चाहिए, उनके बीच में होल्स होने चाहिए। अर्धचालकों में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, छेद होते हैं, इनके कारण क्या हो जाते हैं, वो विद्युत की कई बार सुचालकता दर्शाते हैं। आगे बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक है चांदी, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो प्रतिरोध कम होता है जिससे विद्युत आसानी से उसमें जाती है, विद्युत धारा का अच्छा सुचालक माना जाता है। तो चांदी बेस्ट माना जाता है। अति चालकता का लक्षण क्या है, अति चालकता का लक्षण क्या है, उच्च पारगम्यता है। ठीक है, उच्च पारगम्यता। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड भी अर्धचालक है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरस क्या है, एक कुचालक पदार्थ है। क्वार्टरस क्या है, कुचालक पदार्थ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वार्टरस। ठीक है, क्वार्टरस क्या है, कुचालक पदार्थ है। 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। 15वें नंबर पे आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या कोई अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या होता है कि सामान्य अवस्था के उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन अगर उन पर टेम्परेचर उनका राइज किया जाता है या उनमें कोई क्या मिला दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है, तो उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिससे वो क्या दिखाने लग जाते हैं, चालकता दर्शाने लग जाते हैं। इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है,
अर्धचालक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चालक और कुचालक के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ताप यानी टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, और ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता पर और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं, यदि ताप को बढ़ाया जाता है तो विद्युत प्रतिरोध तो क्या होता है, बढ़ता है, जबकि विद्युत चालकता घटती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ेगा। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने अंदर आवेशों के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। यानी उसके अंदर आवेश जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाह हो रहे हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाह हो रही है दूसरे शब्दों के अंदर, उसका ही क्या करता है, विरोध करता है। वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये चालक का गुण होता है, ठीक है। हर चालक का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। तो अब ताप अगर बढ़ा दिया जाएगा तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब आर अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, निम्न होती है। जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होगी उसके अंदर अच्छे से क्या जा पाएगी, विद्युत धारा जा पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। वैसे तो चांदी की और ज़्यादा निम्न होती है, लेकिन चांदी हम लगा नहीं सकते, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ती, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट, और यूनिट है कौन सा, एम्पियर है दोस्तों। कौन सा यूनिट है, एम्पियर है। अब विद्युत धारा का ही पूछ रहा है कि विद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो विद्युत धारा का यूनिट पूछा जा रहा है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का अगर डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं बहती। अगर दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं, आपस में दो चालक जुड़े हुए हैं, आवेशित वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में विद्युत धारा नहीं बहती। कब नहीं बहती, किस कंडीशन में नहीं बहती, अगर उनके बीच में समान विभव होता है, यानी विभवांतर का मान समान होता है, तो दोनों के बीच में क्या नहीं बहेगी, विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी 20 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एसी करंट, ठीक है। और दिष्ट धारा क्या होती है, डीसी करंट। ये इंग्लिश के अंदर आसानी से समझा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं, दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति का क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों रेक्टिफायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते चलें कि जो डीसी करंट को यानी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा के अंदर कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। तो दोनों ही हमने यहाँ पे बातें डिस्कस कर ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, भूसंपर्कित कर दिया में अर्थ कर दिया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें अगर लघु पतन हो जाए, यहाँ पे हिंदी शॉर्ट लिखी हुई है, लघु पतन हो जाए, लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो धारा क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा आवेश क्या हो जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है। विद्युत उपकरणों के अंदर अर्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर से आ गया। तो सुरक्षा के लिए होता है, ताकि एक्स्ट्रा करंट जो है हमारी पृथ्वी के अंदर चला जाए। 23 नंबर पे आ जाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए,
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए आपका असीमित या अनंत होना चाहिए, क्योंकि वोल्टमीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापा जाता है। वोल्टमीटर से दो बिंदुओं के बीच में क्या नापा जाता है, विभवांतर को नापने का काम कौन करता है, वोल्टमीटर करता है। और वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर अलग अलग अगर क्या आ रही हैं, विद्युत धाराएं आ रही हैं, तो उसका बीजीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका परिणामी जो योग होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। 25 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, उस नियम के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। नियम है किसका, ओम का नियम। किसका नियम है दोस्तों, ओम का नियम। अब ओम का जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। तो ये किसी किसी बुक के अंदर आपको मिलेगा। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, अगर स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है चालक के सिरों के बीच के विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी वो सिंपल सी हम बात कर लेते हैं, डेफिनेशन क्योंकि नहीं पूछी जाएगी वहाँ पे। V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ठीक है, I यहाँ पे क्या है, I है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा है, और V यहाँ पे क्या है, विभवांतर है। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती क्या होता है, I होता है। यानी स्थिर ताप पर अगर चालक में कोई धारा प्रवाहित की जाती है, वो धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, धारा विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। और ओम का नियम क्या कहता है, अगर इसको मैं समानुपाती का निशान हटा देता हूँ तो IR हो जाता है। यहाँ पे ये हमने देखा है। R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, ये भी आपको पता है। R यहाँ पे नियतांक है वैसे, लेकिन इसको इसने क्या कहा, चालक का प्रतिरोध का। यहाँ से अलग अलग हम सूत्र ले लेते हैं, R = V अपॉन में क्या कर देते हैं, I कर देते हैं। ये भी नियम हम पढ़ चुके हैं बचपन के अंदर। ठीक है, तो ये ओम का नियम यहाँ पे है। अब इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं हमारे। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इसी से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, चालक का प्रतिरोध दे रखा है, यानी R की वैल्यू दे रखी है 440 ओम। ठीक है, 440 ओम दे रखी है। इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा मैं क्या जानता हूँ, V = क्या होता है, IR होता है। V = क्या होता है, IR हो रहा है। ठीक है, और I = क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। I = क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। अब V का मान मेरे पास कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, तो 110 बटे में कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको काटे पीटेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से हमने ओम का नियम भी देख लिया और हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब प्रतिरोध का मात्रक अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ओम का निशान इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ओम जो है जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही प्रतिरोध का जो है मात्रक डिसाइड किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। अब घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं वो होते हैं समांतर क्रम के अंदर। दो ही क्रम होते हैं, एक तो समांतर क्रम होता है और दूसरा श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इसके अंदर अंतर आप बचपन के अंदर पढ़ा होगा आपने किताबों के अंदर, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है, जबकि समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है ना, तो घरों के अंदर जो फिटिंग की जाती है उसमें क्या होते हैं, उपकरणों को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में एक तो क्या होता है, हमने क्या देखा, श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है। समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, लो होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे और कर लेते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर अगर कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ता है, वो इस तरीके से, है ना, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। यानी इसके अंदर कोई भी एक उपकरण खराब हो जाता है तो सारी की सारी वो लाइन जो है वो खराब हो जाती है। जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट किस में जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसमें बीच में एक स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो सारी की सारी बुझ जाती हैं। लेकिन हमारे घरों के अंदर उपकरण जो है समांतर क्रम के अंदर होता है, यानी हमारा अगर पंखा खराब हो गया तो फ्रिज चलती रहेगी। तो इसीलिए बस यही अंतर होता है, समांतर क्रम के अंदर
चीज़ें इस प्रकार से जोड़ी जाती हैं ताकि एक उपकरण खराब होने पर दूसरा भी उसके अंदर सप्लाई जाती रहे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे घरों के अंदर फिटिंग किस में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के बीच का विभवांतर V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ये कौन सा नियम है, ये हम पढ़ चुके हैं, V समानुपाती I वाला ओम का नियम है। 28 नंबर क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 29 नंबर पे बात करते हैं, यदि किसी तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब दोस्तों जो ओम का नियम था उसका एक्सटेंशन क्या था, यानी उसने थोड़ा सा और विस्तार किया, उसने थोड़ा सा और बताया था। प्रतिरोध तो उसने बता दिया, V = IR, ये वाला रूल तो उसने दे दिया। उसने साथ में कुछ और बातें भी बताई थी, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वो 2 चीज़ों पे 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोध कैसा होगा। दूसरी क्या करेगी, चालक का ताप, टेम्परेचर पर बात करी ओम ने कि अगर किसी चालक का क्या बढ़ा दी जाए, ताप बढ़ा देते हैं, ताप को क्या बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो R भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अर्धचालकों के अंदर ये उल्टा हो जाता है, अगर वहाँ पे क्या बढ़ा दिया जाता है, ताप को बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। तो लेकिन हमें इन्हें चालकों पे देखना है, तो चालकों के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये हम पीछे क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। एक बात और उसने बताई जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है, वो कहता है कि जो हमारा R है यानी प्रतिरोध है वो L के समानुपाती होता है। अब ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। R समानुपाती क्या होगा, L होगा, यानी चालक की लंबाई भी प्रतिरोध को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा। R समानुपाती L, ये उसने बताया। चालक का लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे चालक की त्रिज्या आदि, अब त्रिज्या की बात आ गई। अब ये एक बात ये कर दी, एक बात और रहेगी इसके अंदर, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कहता है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये बातें उसने बताई थी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन से यहाँ से इससे सॉल्व होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले से। वो कहते हैं चालक की तार की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। त्रिज्या अगर आधी कर देते हैं तो मतलब ये वाला उसने बताया ना, R व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1/a, और a यहाँ पे किससे, πr² से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, πr² से। R का मान वो क्या कहता है, आधा कर दी जाए, यानी क्या हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो अब ये कहता है अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यदि तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो हमारा जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, ये क्यों हो जाएगा 16 गुना, क्योंकि अब देखियो आप यहाँ पे R/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, 4 ये 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 16 हो जाएगा इस तरीके से। तीस नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का मेन नियम क्या है, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, ठीक है। हमने क्या देखा था, V = IR देखा था, ठीक है। तो धारा को भी परिभाषित करता है और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 32 नंबर पे आते हैं, एक तार की लंबाई L मीटर है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, L के समानुपाती। जितना ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अब L की जगह यहाँ पे 2L कर देते हैं तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यही तो बताया उसने। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहले का दुगना हो जाएगा, ठीक है, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर पे आते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल जो होता है उसके अंदर अपघट्य कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड होता है। और यह आपका ऑप्शन के अंदर जिंक क्लोराइड भी मिल सकता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड ना होगा, अगर जिंक क्लोराइड होगा तो जिंक क्लोराइड भी ऑप्शन सही है। तो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड होता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में, अपघट्य के रूप में।
आगे बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका दे रखा है ऋण इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत द्रवक, तो कार्बन की छड़, जिंक का बर्तन। तो आप इस आसानी से इसको थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो 34 नंबर का ऑप्शन में आपको आंसर बता देता हूँ, सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल 35 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। कार बैटरी के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ये होता है। तो इस तरीके से आपको रासायनिक सूत्र भी दे सकता है वहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? तो शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल होता है दोस्तों। अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंदर आपने देखा होगा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अंतर देखने वाले हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं। ये देख लीजिए, प्राथमिक सेल क्या होता है? यह आकार में छोटा होता है, हल्का होता है। जबकि द्वितीय सेल क्या होता है? यह आकार में बड़ा होता है, वह भारी होता है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या होगा इसके अंदर? इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी एक बार रासायनिक क्रिया हो गई उसके बाद में वो दोबारा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। और आगे बात करेंगे, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक सेल को क्या किया जा सकता है? पुनः आवेशित किया, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की बात करेंगे। अब प्राथमिक सेल के अंदर और क्या हो गया? यह कीमत में सस्ता होता है। जो आपके घड़ी वगैरह सेल होते हैं ना, छोटे छोटे सेल, वो सभी प्राथमिक सेल होते हैं। जबकि द्वितीयक सेल क्या होता है? यह कीमत में महंगा होता है। 5 नंबर पे आ जाते हैं। प्राथमिक सेल का उपयोग ट्रांजिस्टर, सर्किट, टॉर्च, घड़ियों आदि में किया जाता है। जबकि द्वितीयक सेल का उपयोग जैसे कार, एम्पलीफायर इत्यादि में किया जाता है। तो ये हमने देख लिया प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बीच में अंतर। दोबारा से आ जाते हैं हमारी वीडियो के अंदर, क्वेश्चनों के अंदर, उस पर डिस्कस करते हैं हमारा। तो हमने क्या देखा? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंदर अंतर देख चुके हैं हम। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जी, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो इस्पात, ये इस्पात भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, इस्पात मतलब स्टील, ठीक है। इस्पात या लोहे पर क्या कर दी जाती है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है? जिसमें जंग नहीं लगता और उसका क्षरण नहीं होता, यानी वो खराब नहीं होती। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन ये इटली के वैज्ञानिक थे लुइगी गैल्वनी, उनके नाम पर ही ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जो है बढ़ाई गई। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? यह नियम है दोस्तों फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 39 नंबर पे आ जाते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसका विभवांतर यानी V उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। ये वाला कौन सा नियम है? तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला नियम हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नियम है ओम का नियम, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का संबंधित नियम कौन सा है? फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित क्या दिए थे? नियम दिए थे। तो ये आपको बात हमने कर ली। 41 नंबर पे आ जाते हैं। एक फ्यूज तार। अब फ्यूज तार पे क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्यूज तार का उपयोग होता है, किस लिए उपयोग होता है? फ्यूज तार का उपयोग होता है आपका अत्यधिक धारा अगर प्रवाहित हो जाती है तो उस समय विद्युत परिपथ को क्या कर देता है? वो तोड़ देता है, ठीक है। और जितना भी जो भी फ्यूज तार लगेगा कभी भी वो क्या लगेगा? श्रेणी क्रम के अंदर लगेगा। किस में लगेगा?
श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि फ्यूज तार को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम के अंदर लगेगा फ्यूज तार, ठीक है। और फ्यूज तार की विशेषता होती है कि उसका गलनांक जो होता है, गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ईजिली वो क्या जाता है, पिघल जाता है। जैसे ही थोड़ी सी उच्च धारा आती है वो पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा सप्लाई जो है आपकी रुक जाती है। 42 नंबर पे आते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका क्या होता है, अगला क्वेश्चन ही आ गया, जिसका उसका क्या होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी तरीके से 43 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु का क्या मतलब, इसमें क्या गुण पाया जाता है, इसमें एक तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है उसमें बहुत कम होता है, और निम्न क्या होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न ही क्या होना चाहिए, उसमें का गलनांक होना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 में आ जाते हैं, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली में फ्यूज से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, सही है, इसका गलनांक निम्न होता है। बार बार वही क्वेश्चन जो है आपके घूम फिर के आ रहे हैं, तो अलग अलग रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से फ्यूज तार पे है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार का उपयोग क्या किया जाता है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए मतलब नियंत्रित करने के लिए। ज़्यादा हो जाएगा तो वो परिपथ को तोड़ देगा, खुद गल जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे क्या करता है, फ्यूज काम करता है, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फ्यूज तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन में, फ्यूज तार किससे बनी होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज तार किससे बनी है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण का होना आवश्यक है। तो फ्यूज तार का गुण आपसे पूछा गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्यूज तार से संबंधित हैं कि कम लंबाई होनी चाहिए और निम्न गलनांक का मिश्र धातु का पतला तार होना चाहिए, ठीक है। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और गलनांक भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 49 पे डिस्कस कर लेते हैं। 49 क्वेश्चन आ जाता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से मिलकर बना है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, उसके बल्ब का फिलामेंट, ये अच्छा मतलब जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए टंगस्टन से बनता है। अब टंगस्टन से ही क्यों बनता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या होता है, 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 3140 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन जा कर के पिघलता है। लेकिन रोशनी देने के लिए, जब रोशनी जो चमकने के लिए सिर्फ क्या 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर, तो वो कभी भी अपने गलनांक बिंदु तक नहीं पहुंचता। इसीलिए क्या होता है, फिलामेंट का बना होता है और वो चमकता रहता है, इसीलिए हमारे बिजली के बल्ब जल्दी ख़राब नहीं होते। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पे। बल्ब को तोड़ने पर आवाज़ आती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बल्ब को तोड़ने पर क्या आती है, आवाज़ आती है, क्यों आती है, क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है, निर्वात होता है दोस्तों, उसके अंदर हवा नहीं होती है। तो बल्ब के अंदर तेज़ी से क्या होती है, हवा, वायु का तेज़ी से क्या होता है, प्रवेश होता है। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु का तेज़ी से प्रवेश होता है, इसीलिए वो आवाज़ आती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने क्या किए, 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एक ही टॉपिक के, विद्युत के। अब विद्युत क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें और वैरायटी के बनने वाले हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन यानी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।